स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्यों है और क्या है। अगर थोड़ा सा मैं आपको हेल्थ का जो एक ओवरव्यू है वो बताऊं और फिर उसमें इंपॉर्टेंस आपको बताऊं तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। मेंटल डिसऑर्डर कुछ किसी भी तरह का हम फेस कर रहे हैं ना, तो हम कह देते हैं कि ये हमारी सोचों का नतीजा। सिस्टम डेवलप नहीं हो सका कि हमें किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह घर से निकले, आप टाइम पे नहीं उठ पाए आज, अब आपका टाइम लेट हो गया, यू आर इन बर्डन, यू आर इन स्ट्रेस कि मुझे 10 मिनट में पहुंचना था, बिल्कुल ऐसा। लेकिन अब मैं लेट हो गया। अब जब लेट हुए तो आपको आगे ट्रैफिक भी मिल गई। सो ये सारी की सारी आपके बिहेवियर्स वो सारे पीछे से आ रहे थे। सेलिब्रिटीज देखते हैं कि जिनकी लाइफ में हमें कोई ऐसी टेंशन नजर नहीं आती, लाइक दीपिका पादुकोण, सुशांत सिंह राजपूत, वो भी 3 साल डिप्रेशन में रहा और उसने उसके बाद सुसाइड कर ली। हमें बड़ी मामूली बातें लगती हैं इकरा, लेकिन आप उन लोगों की लाइफ स्टोरीज में जाके देखिए। आई कैन अंडरस्टैंड। एक स्टूडेंट जो कि मेडिकल का स्टूडेंट है, एक दिन रास्ते में जाते हुए उसका बड़ा सीवियर कार एक्सीडेंट हो गया। Oh my God. जिस इंसान की लाइफ इस लेवल तक पहुंच गई कि वो यंग भी है, अब मेरे ख्वाब पूरे होने वाले हैं, और वहाँ पे एकदम से उसकी लाइफ बेड पे आ जाती है। फिर आपके एक ज़हन में क्वेश्चन आता है, व्हाई इट्स मी। या एग्जैक्टली वो जो सिचुएशन है कि व्हाई इट्स मी, उन्हें जवाब चाहिए होता है, जो उसकी इंतहा है वो हमें सेल्फ हार्म की सूरत में नजर आती है। फ्रेंड साइकेट्रिस्ट के पास वो जो आपको मेडिसिन दे देते हैं, जैसे ही उनका मेडिसिन का असर खत्म होता है वो दोबारा से उन्हीं एक्ट्स पे होता है। जो लोग डिप्रेशन या स्ट्रेस में चले जाते हैं वो कभी उनका इलाज नहीं हो पाता। स्ट्रेस और डिप्रेशन में क्या फर्क है? स्ट्रेस कितनी टाइम तक स्टे करेगा तब जाके वो डिप्रेशन बनता है। बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा क्या होता है कि वो डिप्रेशन की वजह से अपनी जान ले लेते हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत, आमिर लियाकत। इनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि अगर आप ऐसी स्टेज पे आ जाएं कि आपको जीना मुश्किल लगने लगे, तो आप अपने डिप्रेशन को कैसे डील कर सकते हैं? तो ये सब हम जानेंगे आज डॉक्टर अफाफ मंजूर से, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर अफाफ। तो जैसे कि आज हम बात करेंगे साइकी पे, तो आप माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो आज आपसे सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ना डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन चीज़ों से गुजर रहे हैं, स्ट्रेस, लेकिन हमारी अभी भी आम ऑडियंस, लेमैन को ये नहीं पता कि ये स्ट्रेस क्या है, ये एंग्जाइटी क्या है, ये डिप्रेशन क्या है। तो सबसे पहले मुझे आप ये इसमें डिफ्रेंसिएशन समझा दें कि भाई ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन क्यों है और क्या है। थैंक यू वेरी मच इकरा फॉर हैविंग मी हेयर। और आज आपने जो टॉपिक डिस्कशन के लिए रखा है ये बड़ा ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ कि हमारे इस वक्त अगर थोड़ा सा मैं आपको हेल्थ का जो एक ओवरव्यू है वो बताऊं और फिर उसमें इम्पॉर्टेंस आपको बताऊं कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट ऑल दीज टर्म्स जो आपने यूज़ की, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। बिल्कुल। हेल्थ जो है वो तो हम सब ने सुना कि सेहतमंद रहना, सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजारना सबसे बड़ी नेमत है, और सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। अभी जो सेहत है या जिसको हेल्थ कहते हैं, इसकी जो अगर हम अब लेटेस्ट डेफिनेशन देखें, या एक अगर आम इंसान समझना चाहता हो कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, तो वो कैसे समझ सकता है कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहती है कि इट्स अ कंप्लीट वेल बीइंग। हेल्थ को अब वेल बीइंग के साथ शिफ्ट कर दिया गया। अब वो जो वेल बीइंग है उसमें आपकी फिजिकल वेल बीइंग, आपकी मेंटल वेल बीइंग, और तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग, शायद आपके लिए नहीं हो, दैट इज सोशल वेल बीइंग। यानी ये तीनों चीजें जब तक आपकी बेहतर नहीं होती, ठीक नहीं होती, तो हम एक सेहतमंद इंसान नहीं हो सकते। यानी हैविंग अ बॉडी कि जिसमें कोई डिजीज ना हो। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस सेहत में, क्योंकि आपका ये हेल्थ का ही है, तो हमें इसको बहुत जो है फ़ायदा भी होगा लोगों को सुनने में। ये जो सेहत है, इसमें जब हम हेल्थ के साथ हमने फिज़िकल वेलबींग की बात की, इमोशनल वेलबींग की बात की और सोशल वेलबींग की बात की, तो एक चीज़ हमें जहन में रखनी है, सेहतमंद होने का या ना होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके साथ कोई डिजीज़ है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है, यानी हो सकता है कि आपके साथ कोई डिजीज ना हो, कोई डिसऑर्डर, कोई बीमारी ना हो, जिसको आप आमतौर पे बीमारी कहते हैं कि आप बीमार, लेकिन इसके बावजूद भी आप वेलबींग नहीं है आपकी ठीक। तो वहाँ पे वो चीज़ें आती हैं जो कि आपकी सोशल वेलबींग से अटैच्ड हैं, जो कि आपकी मेंटल वेलबींग के साथ अटैच है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्थ क्या है। तो हमें ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे, इवन रूहानी तौर पे, ये सारी चीज़ें जब तक हमारी ठीक नहीं होती हैं, स्ट्रीमलाइन या बैलेंस नहीं होती हैं, तो हम एक सेहतमंद ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने ये जो बात की डिप्रेशन और स्ट्रेस, बहुत कॉमन आजकल ये लफ्ज़ हमें सुनने को मिलता है, डिप्रेशन।
मतलब इतना कॉमन कि आप टीन एज बच्चों को भी देख लें तो वो भी ये बात करेंगे, मुझसे ऐसे बात ना करो, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, मैं ये नहीं कर से भी छोटे डॉक्टर आफाक उनसे छोटे भी मैंने देखा है कि बच्चे जो है 9-10 साल में वो कह रहे होते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे ये चीज नहीं मिल रही, मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है। आई मीन इट्स वेरी कॉमन कि वो बहुत इस पे बात करें। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे भी आज बताती हूँ कि डिप्रेशन एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दैट कि जितना हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो डिप्रेशन नहीं होता, वो ज़्यादातर स्ट्रेस होता है। और जब हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते और स्ट्रेस की मैनेजमेंट के लिए जब हम कोशिश करते हैं और कर नहीं रहे होते तो वो एंग्जाइटी की सूरत में हमारे सामने आ जाता है। ठीक है। और फिर जब ये एंग्जाइटी और स्ट्रेस परसिस्टेंटली हमारे साथ रहता है और हम उसकी मैनेजमेंट नहीं कर रहे तो वो फिर डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। सो डिप्रेशन इज़ अ वेरी क्रॉनिक सिचुएशन जिसमें हम चले जाते हैं और हम समझते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि हमें डिप्रेशन अगर मैं आपको ये बताऊं कि डिप्रेशन जो है वो तकरीबन पाकिस्तान में 6 से 7% लोग हैं जो आबादी है वो डिप्रेशन का शिकार हैं। अच्छा। लेकिन अगर आप स्ट्रेस की बात करते हैं तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मोर देन 70% पॉपुलेशन इज इन स्ट्रेस इन पाकिस्तान। तो अब आप सोच लीजिए कि आप स्ट्रेस में हैं या डिप्रेशन में। ठीक है, डिप्रेशन जो है वो मेंटल इलनेस के साथ अटैच हो जाता है, डिप्रेशन जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ अटैच हो जाता है। सो एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस इज़ वेरी कॉमन जिसे हमें डील करना है। और डिप्रेशन तो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल है ना जिसमें कि आप समझ लीजिए कि आपको फिर लगता है कि लाइफ हैज़ नो पर्पस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्रेशन, डिप्रेशन क्या है आप समझ लीजिए इट्स अ ट्रायो। जब 3 चीज़ें इकट्ठी कोई भी इंसान महसूस करना शुरू कर दे तो उसे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मैं एक डिप्रेशन की फेज़ में हूँ। अगर वो इंसान खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो बाज़ औक़ात अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप अपनी हालत को बयान ना कर सकें। सो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपके इर्द गिर्द के लोगों का भी। अगर वो ये 3 अलामात उसके अंदर देखते हैं अपने साथी में या जो भी आपके घर में ऐसा कोई आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो आपके बच्चों की सूरत में हो सकता है, वालिदैन की सूरत में हो सकता है, स्पाउस की सूरत में हो सकता है, इवन योर फ्रेंड्स। सो इसका मतलब है कि फिर आपको उसे गाइड करना है कि यू नीड सम हेल्प एंड यू हैव टू सीक सम हेल्प। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं? हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। यानी आपको नाउमीदी, आपको किसी चीज़ में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी जो ज़ात है वो वर्थलेस नज़र आती है, यानी आपको लगता है कि मेरी ज़ात का होना या ना होना एक बराबर कोई मायने नहीं रखता, मैं किसी की लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता, मैं अपनी लाइफ में कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकता। और तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है, उसे ये लगता है कि मैं अब किसी ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, किसी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच चुका हूँ कि कोई मेरी मदद भी नहीं कर सकता। मेरे साथ जितना बुरा होना था वो हो चुका, और दुनिया में कोई ऐसा हल नहीं है जो मेरे मसले को सॉल्व कर दे। सो फिर वो एक्सट्रीम सिचुएशन में जाता है, और फिर उसके बाज़ औक़ात जो उसकी इंतहा है वो हमें सेल्फ हार्म की सूरत में नज़र आती है, जिसमें आप देखते हैं कि लोग अपनी जान लेने तक पे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और आप ये सुन के हैरान होंगी कि पाकिस्तान में भी, वैसे तो ये कैलकुलेटेड रेट, मैं इसको समझती हूँ ये अंडर रेटेड कैलकुलेशन है, क्योंकि बहुत सारे केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो हर 1 लाख में से तकरीबन 9 से 10 लोग जो हैं वो डिप्रेशन की वजह से हर साल अपनी जान ले लेते हैं। ओह माय गॉड। आप ये समझ लीजिए, ठीक है, अगर 1 लाख की पॉपुलेशन है तो उसमें से 9 लोग जो हैं, 10 लोग अपनी जान तक ले लेते हैं। सो इट्स सो बैड। आपको कोई भी बीमारी होती है तो आप उसको हल कर लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन डिप्रेशन जो है, आप उसे कहते हैं ना जानलेवा बीमारियां, हम ये समझते हैं कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, हार्ट अटैक जानलेवा बीमारी है, लेकिन शायद हम लोगों को ये नहीं पता कि डिप्रेशन इज इन द लिस्ट ऑफ दैट। यानी अगर आप डिप्रेशन को ट्रीट नहीं करते और टाइमली उसकी जो भी उसके लिए सॉल्यूशंस हैं वो नहीं उसके लिए जाते, तो ये आपकी जान तक ले सकती है। सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेस विच इज़ वेरी कॉमन। जैसे मैंने आपको बताया कि मोर देन 70% पॉपुलेशन हियर इन पाकिस्तान और अराउंड द ग्लोब एज वेल इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। अब वो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस बेसिकली हमारी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं उसमें से निकलता है। अब वो स्ट्रेस मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगियों में मुख्तलिफ तरह से हमें नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास एक टीन एज बच्चा आता है तो उसका स्ट्रेस की बिल्कुल डिफरेंट रीजंस हैं। ठीक है, अच्छा, अब उसका स्ट्रेस क्या है? उसका स्ट्रेस इस टाइम ये है कि स्कूल जा रहा है और स्कूल में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब हमें लगता है कि बच्चे के पास तो और कोई काम ही नहीं है,
उसने तो सिर्फ स्कूल जाना है, भाई माँ बाप भी कहते हैं तुमने क्या शोर मचाया हुआ है, तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें तो और कोई काम ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ पढ़ने का कह रहे हैं, तुम्हारे पास तो कोई टास्क नहीं है। बट जस्ट थिंक अबाउट द लेवल ऑफ द चाइल्ड कि क्या उसकी एबिलिटी में वो सारा फिट हो रहा है या नहीं हो रहा। और नॉट एवरी चाइल्ड हैज अ सेम मेंटल एंड इमोशनल एबिलिटी, ठीक है। यानी IQ लेवल होना तो एक बात है ना, लेकिन इमोशनल जो उसका क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो तमाम बच्चे एक जैसे नहीं होते। अब हो सकता है कि वो किसी टीचर की एक बात जो बहुत सख्त लगी हो, उसको नागवार गुजरी हो, वो उसके स्ट्रेस में हो, कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें वो अच्छा काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बार बार फेलियर हो रहा है, वो उसके स्ट्रेस में हो। और अब ये स्ट्रेस देखें उस बच्चे की लाइफ को कहाँ इफेक्ट करेगा। उसका स्कूल में जाना, यानी उसका स्कूल अटेंड करना और स्कूल में उसका इंटरेस्ट होना, पढ़ाई में इंटरेस्ट होना, वो खत्म हो जाता है। अब वो खत्म हो गया तो आप समझिए उसका सारा करियर और उसका सारा फ्यूचर डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल सही। सो लेट्स सी अ स्ट्रेस इन ए गर्ल्स लाइफ इन लेट टीनेजर्स, या फिर आप कह लीजिए कि अर्ली 20s में। अब एक लड़कियों की लाइफ में स्ट्रेस क्या है। अब इस वक्त हम अगर अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो इसमें लड़कियों के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस जो है ना, वो उनका बॉडी अपीयरेंस या बॉडी शेमिंग की सूरत में हमें नजर आता है। तो ओह माय गॉड, आप इकरा हैरान होंगी कि मेरे पास अगर 10 लड़कियां आ रही हैं ना किसी भी तरह से कोई साइकोलॉजिकल हेल्प सीख करने के लिए, साइकोथेरेपी के लिए, तो उसमें से 8 जो है ना वो इस टाइम अपनी सेल्फ अपीयरेंस या सेल्फ इमेज के ऊपर परेशान है कि हम नज़र कैसी आती हैं, क्योंकि हम अच्छी नहीं लग रही, हमारा रंग गौरा नहीं है, हम स्मार्ट नहीं है, क्योंकि ओबेसिटी भी थोड़ा सा आ गई है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे रिश्ते नहीं आते हैं। फलां का चूंकि बहुत अच्छा, मेरी कज़न का वो था, रंग रूप बहुत अच्छा था, तो उसके रिश्ता बहुत अच्छी जगह हो गया। अब मतलब इस तरह के अजीबो गरीब किस्म के जो स्ट्रेसेस हैं हमने अपने साथ अटैच कर लिए हैं और उसकी वजह से हम जो है अपनी बाकी ज़िंदगी भी सब तमाम मामला ख़त्म कर लिए हैं। जो टीन एज बॉयज़ या आप कह लीजिए कि अर्ली 20s के जो बॉयज़ होते हैं उनमें क्या स्ट्रेस है। हम समझते हैं कि लड़के तो बहुत टेंशन फ्री होते हैं, उनमें तो कोई ऐसा बात ही नहीं है, वो तो बस आते हैं, खाया पिया, खेला कूदा और सब कुछ जो है ना वो अपना गेम्स खेली हैं, दे आर वेरी स्ट्रेस फ्री। लेकिन मेरे पास जितने केसेस जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस लेवल के बॉयज़ के आते हैं, आई कांट टेल यू। अब उनमें सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है? सबसे बड़ा स्ट्रेस उनका करियर का स्ट्रेस है, क्योंकि उनके ऊपर इतनी बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। वो ये समझना शुरू कर देते हैं जो ही वो लेट टीन एज में आते हैं, तो वो ये रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि अब हमें एक फैमिली को स्ट्रक्चर करना है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ तो जो फैमिलीज़ ऑलरेडी उनका एक सिस्टम डेवलप हो चुका होता है और फाइनेंशियली वो साउंड होती हैं, उनमें तो बच्चों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ये भी नहीं होता। वो दे आर थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर, दे आर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर। लेकिन जो बच्चे जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जो कि शायद देहातों से आए हैं, शहरों में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये भी फ़िक्र है कि हमने हमारे जो पीछे घर वाले हैं उनके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम जो है डेवलप करना है। सो दे आर मोर स्ट्रेस्ड इन दैट। उनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत स्ट्रेस है, उनके ऊपर जो है अपनी फैमिली की जो इस्टेब्लिश करना है उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। यानी उनको ये एहसास होता है कि हमारी जो अर्निंग है दैट इज़ एवरीथिंग, हमें कोई बहुत अच्छी जॉब जो है ना मिल जानी चाहिए। फिर इसी तरह से आप शादीशुदा लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रेस देख लीजिए। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप स्ट्रेस है ये भी आपके लिए हैरत अंगेज़ बात होगी कि जो रिलेशनशिप स्ट्रेस है दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ स्ट्रेसेस। यानी आप मैनेजमेंट नहीं कर पाते रिलेशनशिप्स में। बिल्कुल। वो रिलेशनशिप्स चाहे दोस्ती से रिलेटेड हों, चाहे मैरिटल रिलेशनशिप्स हों, मदर डॉटर का हो, इवन यस, मतलब वो रिलेशन में भी प्रॉब्लम आ जाता है। यानी हम ये समझते हैं कि वो रिलेशनशिप है माँ बाप का और औलाद का, जो कि बहुत सीक्रेट रिलेशनशिप है जिसमें तो कोई शायद ऐसी मसला हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही बात। बट द मोस्ट डिफिकल्ट वन, लेकिन जब भी जहाँ भी कोई 2 लोग या 4 लोग इकट्ठे रह रहे होंगे ना, तो वहाँ पे इश्यूज होते हैं। अब जस्ट इमेजिन अ फैमिली जहाँ पे बाप को कोई मेंटल डिसऑर्डर है। अभी पिछले दिनों मेरे पास से एक केस आ रहा है, साइकोथेरेपी वो करवा रही हैं मेरे से। बट द लाइफ ऑफ दैट गर्ल इज़ वेरी टेरिबल। शी इज़ द ओनली चाइल्ड एंड शी इज़ नाउ लाइक 23-24 ईयर्स ओल्ड। उनके वालिद साहब को बाइपोलर डिसऑर्डर है।
और शी वाज ट्राइंग सिंस चाइल्डहुड। जैसे आपको पता है वो बच्चे फिर फेस करना शुरू कर देते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में डिफरेंट एपिसोड्स होती हैं। एक मैनिक एपिसोड होती है जिसमें आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, और एक डिप्रेसिव फील्ड होती है जिसमें कि आप फिर लगता है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, और उसमें फिर वो आप गुस्से में भी हैं और घर वालों में भी चीख चला रहे हैं। फिर आप ये नहीं देखते कि ये बच्चा है या बड़ा है। सो वो सारी एपिसोड वो बचपन से देख रही थी। अब उसके साथ मज़ीद अनफॉर्चुनेट क्या हुआ कि उसकी मदर की 2 साल पहले डेथ हो गई। Oh my God. अब उसके ज़हन में वो जो ट्रॉमास चल रहे हैं बचपन के, वो तो थे सो थे। अब जब वो अपनी मदर की डेथ की कॉज भी जो है ना वो यही डिक्लेयर करती है कि दैट्स बिकॉज ऑफ माय फादर। अब उस बच्ची के लिए सोचें कितना मुश्किल है। ही इज़ हर फादर, शी कैन नॉट लीव हिम। वो उसको छोड़ भी नहीं सकती। और फिर ये जो पेशेंट्स होते हैं ये अपनी प्रॉब्लम चूंकि रियलाइज़ ही नहीं कर रहे होते, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आपको एक प्रॉपर इलाज की तरफ जाना चाहिए, आपको मेडिकेशन लेनी चाहिए। सो हाउ टेरिबल द लाइफ इज़। यानी ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये पूरे पूरे ख़ानदान तबाह कर देते हैं, बल्कि नस्लों तक चीज़ें नस्लों चलती तक हैं। चली जाती हैं, बिल्कुल। ऑब्वियसली जो इस मेंटल स्ट्रेस से या जो इस मेंटल ट्रॉमा से आप अगर बेबी भी बॉर्न कर रहे हो तो हो सकता है 80% चांसेस उस बच्चे में भी आ सकते हैं। बिल्कुल आते हैं। ठीक है, तो कल को फिर उसने आगे औलाद हम्म, पैदा करनी है तो ऑब्वियसली वो उसमें भी जा सकते हैं। तो हमें अच्छा एक और चीज़ है डॉक्टर अफाफ, अभी तक ना हमारी ऑडियंस में, हमारी आवाम को, हमारी सोसाइटी में ये अवेयरनेस नहीं है। हम समझते हैं कि फिजिकली कोई चीज़ हमें टॉर्चर कर रही है ना, हमें बुखार हो गया है, तो हमारा जिस्म गर्म हो जाता है, ठीक है, हमें कफ होती है, हमें फ्लू होता है, हम उसकी मेडिकेशन करने चले जाते हैं। लेकिन अगर मेंटल डिसऑर्डर कुछ किसी भी तरह का हम फेस कर रहे हैं ना, तो हम कह देते हैं कि ये हमारी सोचों का नतीजा है, इसको खुद से ही डील करो। हमारे अभी तक भी ना वो उतना सिस्टम डेवलप नहीं हो सका कि हमें किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, हमें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, हमें जानना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, शायद कोई हमारी हेल्प हो सके। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। हमारे पेट में दर्द होता है, हमारे सर में दर्द होता है, हम फौरी तौर पे सजेस्ट करते हैं, किसी को बताते नहीं यार मेरे सर में दर्द, वो भी उसको कहेगा यार तुम पैराडॉल ले लो, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब ये जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, इट्स जस्ट लाइक एक हमारा हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर है। हुँ, सो ये हमारा जो थॉट प्रोसेस जिसको हम बहुत मामूली समझते हैं, दिस इज बेसिकली सॉफ्टवेयर ऑफ आवर होल बॉडी, हुँ, जिसने हमारे सारी बॉडी को चलाना है। अगर हमारे ब्रेन में कोई इस तरह से वायरसेस ही आप समझ लीजिए आ जाते हैं, कोई ऐसी हमारे थॉट्स जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है वो आ जाती हैं, तो आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक नॉर्मल लाइफ जो है ना वो गुजार सकते हैं। बिल्कुल। सो ये जो साइकोथेरेपी है या साइकोलॉजिस्ट्स हैं, उनका रोल भी तो बेसिकली यही है ना कि वो जो आपका सारा थॉट प्रोसेस है उसको कैसे चेंज करें। लेकिन हुँ, थॉट्स क्या हैं? थॉट्स बेसिकली ये सारी की सारी वो चीज़ें जो आपकी फीलिंग्स तक लीड करती इमोशंस। हैं, आपके इमोशंस को लीड करती हैं, और फिर इन इमोशंस और फीलिंग्स के ही रिजल्ट में हमारे सामने बिहेवियर्स आते हैं। हुँ, यानी हमारे बिहेवियर्स जो हम कर रहे हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि बस आपको एकदम से लगा कि मुझे किसी के साथ अच्छा बोलना चाहिए तो आप अच्छा बोल रहे हैं, और आपको लगा कि मुझे किसी के साथ बुरा बोलना चाहिए तो ऐसा नहीं है। अब आप देखें जो बंदा स्ट्रेस में होता है, अब स्ट्रेस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप सुबह घर से निकले, आप टाइम पे नहीं उठ पाए आज, हुँ, ठीक है। अब आपका टाइम लेट हो गया, यू आर इन बर्डन, यू आर इन स्ट्रेस कि मुझे 10 मिनट में पहुंचना था, बिल्कुल ऐसा। लेकिन अब मैं लेट हो गया। अब जब लेट हुए तो आपको आगे ट्रैफिक भी मिल गई। हुँ, अब उस ट्रैफिक से आप और आपके अंदर जो है ना वो इम्पल्सिविटी आना शुरू हो गई कि अब मैं कैसे, अब रास्ते में आपने जाते हॉर्न जोर से बजाया, आगे से किसी ने टक्कर लगा दी, आपने बुरा भला भी कहना शुरू कर दिया। सो ये सारी की सारी आपके बिहेवियर्स वो सारे पीछे से आ रहे थे। अब वो हुँ, एक थॉट्स भी आपकी जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, आपका थॉट प्रोसेस भी डिफरेंट हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली नेगेटिव बिल्कुल वाइब नेगेटिव, आपके अंदर आपने खुद से जनरेट आपके कर ली, बिहेवियर्स जो हैं, आपके एक्शन सब जो है ना वो नेगेटिव होना शुरू हो नेगेटिव हो जाए। गए सो उससे। थॉट्स है वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अच्छा, थॉट्स में भी फिर हम कई तरह की चीज़ें हम सजेस्ट करते हैं कि आप थॉट प्रोसेस जो है वो आपके लिए किस तरह बर्डन हो सकता है। बल्कि मेरे पास जो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आता है जब इस तरह के केसेस आते हैं, तो वो ओवरथिंकिंग पे बहुत बात करते हैं बिल्कुल लोग, ऐसा, कि बिल्कुल हमारे कोई ऐसा। एक मसला था, हुआ आज से 10 साल पहले हुआ, 5 साल पहले हुआ, लेकिन वो हमारे दिमाग से नहीं निकलता, एक ट्रॉमा की तरह है। इवन के बावजूद कोई डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, आप कहीं जॉब प्लेसमेंट पे हैं, वहाँ आपका किसी के साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, वो आपके दिमाग में चलता रहता है। यानी वो सारा दिन मेरे दिमाग में है और वो वही रील चल रही है, सोते हुए ही चल रही है। सो देखिए, एक बात याद रखें कि ये जो आपके ट्रॉमास होते हैं ना माजी के, या ये जो ओवर थिंकिंग होती है, आई ऑलवेज रिलेट देम दैट इट्स जस्ट लाइक कैरिंग अ बैग ऑफ टमाटोज ऑन योर शोल्डर। हुँ, यानी आपने एक टमाटर, जिसको आप कहते हैं टमाटरों का एक थैला, अपने कंधों पे अपने रखा। कंधों पे उठाया हुआ है। टमाटर कितनी देर फ्रेश रह सकते हैं?
1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन। बिल्कुल। अब आप वो थैला उठा उठा के फिरते रहेंगे, आपके कंधे पे वो टमाटरों का थैला लटका हुआ है, तो क्या होगा? दे आर रोटन, दे विल गिव यू स्मेल। बिल्कुल ऐसा। वो आपके लिए बिल्कुल आपकी जो माजी की सोचें हैं या ओवर थिंकिंग है, इट्स जस्ट लाइक कैरिंग अ बैग ऑफ टोमेटो ऑन योर शोल्डर्स। सो जस्ट ड्रॉप दैट बैग। आप अगर वो उठा के फिरते रहेंगे तो आपके लिए वो तमाम जिंदगी की अजियत है। सो उसको ड्रॉप करें। मैं तो बल्कि यहाँ तक कहती होती हूँ, जब वो सारी चीज़ें सामने कुछ इस तरह से आ रही होती हैं और पेशेंट्स जो हैं दे आर वेरी मच इन ओवर थिंकिंग प्रोसेस, और वो माजी की बातें और ये इवेंट हो गया, उसने मेरे साथ क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, कैसे हो गया। सो आई ऑलवेज देम दैट कलेक्ट ऑल दीज थॉट्स, just have a bad picture and black picture of them in front of you and flush it. Just imagine that you're flushing it. Flush किसको करते हैं? उस चीज को डिस्कार्ड करना है ना, जिसको आपको, जिसके लिए आपको फिर पता है इट कैन नॉट रिटर्न बैक। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये आप तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा हादसा हो गया, फॉर एग्जाम्पल हादसा क्या होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, यानी खुदा न खास्ता किसी बहुत प्यारे की डेथ हो जाना, आपकी ज़िंदगी से वो निकल गया, चला गया किसी भी तरह से, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स हैं, डाइवोर्सेस हैं, खुदा न खास्ता आपकी कोई ऐसा एक्सीडेंट लाइफ में हो गया। अब आप, हमें बड़ी मामूली बातें लगती हैं इकरा, लेकिन आप उन लोगों की लाइफ स्टोरीज में जाके देखिए। आई कैन अंडरस्टैंड, आई एक टोटली स्टूडेंट अंडरस्टैंड जो कि मेडिकल का स्टूडेंट है, और एक दिन रास्ते में जाते हुए उसका बड़ा सीवियर कार एक्सीडेंट हो गया, ओह माय गॉड, एंड ही इज पैरालाइज्ड with both legs and both arms. Just imagine the life of that person. अब वो उसके जो ख्वाब थे और वो बहुत लाइक था, देखिए ना बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि यार एक बंदा मेहनत नहीं कर रहा इसलिए उसके पास कुछ नहीं आना, तो जो सब कुछ करेंगे, बिकॉज इट्स अ लाइफ, एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन एनी टाइम। एग्जैक्टली, वी कैन नेवर से कि ये तुम्हारे साथ होगा या मेरे साथ नहीं होगा। तो अब वो हो गया, अब उसके लिए हमें क्या करना है? अब वो तो डिप्रेशन की फेज़ में जाएगा ना, वो तो सोचेगा ना कि मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं इवन वो जो काम करना था वो तो अलग बात है, आई इवन कांट वॉक। लेकिन हमारे सामने बहुत सारे लोगों की एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स को कंटिन्यू रखा और उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, और उन चैलेंजेस के एक्सेप्ट करने से यू कैन वॉक थ्रू द लाइफ अगेन। सो यू हैव टू लर्न सम डिफरेंट वेज टू लिव लाइफ। डॉक्टर अफाफ एक चीज़ बताइएगा, अभी जैसे आपने ये एक्सपीरियंस शेयर भी किया और मैंने खुद भी अपनी लाइफ में ऐसे देखा है कि बहुत यंग लोग घर से बिल्कुल ठीक जाते हैं और अल्लाह माफ़ करे आती ही उनकी डेड बॉडीज़ हैं, इतने यंग, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं 2-2 साल के, और एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो जिस इंसान की लाइफ इस लेवल तक पहुंच गई कि वो यंग भी है, वो अच्छा अर्न भी कर रहा है, वो आगे पता नहीं कितने ख्वाब उसको पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई अब ये 1 साल है, 2 साल है, अब मेरे ये ख्वाब पूरे होने वाले हैं, और वहाँ पे एकदम से उसकी लाइफ बेड पे आ जाती है। तो उस सिचुएशन में भी आप लोग इस तरह की काउंसलिंग कर देते हैं कि उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो बेहतर हो सके और वो नॉर्मल लाइफ गुजार सके? देखिए बिल्कुल वही तो स्टेज है जहाँ उन्हें हेल्प चाहिए, एंड वी आर हियर टू हेल्प देम फॉर दैट। देखिए कोई भी जो हादसा आपकी ज़िंदगी में आता है उसके कुछ फेजेस होते हैं ना फिर हीलिंग के। यू हैव टू टेक योर टाइम, मतलब हम ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जिसके साथ कोई हादसा हुआ उसकी हीलिंग फ़ौरन से हो जाएगी। इट विल टेक टाइम। सबसे पहले तो ग्रीफ का है ना कि आपने उस ग्रीफ के अंदर आपको एकदम से सरप्राइज मिल गया, दैट्स जस्ट अ सरप्राइज। तो सरप्राइज तो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, सो आप उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि फिर आपके ज़हन में क्वेश्चन आता है व्हाई इट्स मी, या एग्जैक्टली कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। बिल्कुल। सो वो जो सिचुएशन है कि व्हाई इट्स मी, उसमें फिर उन्हें जवाब चाहिए होता है, ठीक है। अब वो जवाब की तलाश में भी अपने साथ लड़ते रहते हैं। नेचर का एक प्रोसेस है, नेचर हील्स, टाइम हील्स, जैसे आपने सुना ना टाइम हील्स, लेकिन उसमें बहुत ज़रूरत है आपको एक ऐसे सपोर्टिव एनवायरनमेंट की जो आपको सपोर्ट कर सके और आपको बता सके कि आपकी एक वर्थ है, स्टिल यू आर वर्थफुल, आप अभी भी वैल्यूएबल है, आपके पास अभी भी ज़िंदगी है। होप को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जब इंसान कहीं से नीचे गिरता है ना तो वो फिर और नीचे की तरफ देखना शुरू करता है होप लेने के लिए। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, होप आपको ऊपर देखने से कभी नहीं मिलती, बिल्कुल होप ऐसे, आपको हमेशा बिल्कुल नीचे ऐसे, देखने से मिलती है। वेरी ट्रू। सो वो फिर नीचे की तरफ हम उसे दिखाते हैं कि देखो ये भी है, और नीचे की तरफ देख के फिर तुम ऊपर की तरफ जा सकते हो।
सो वो एक डायरेक्शन उनको देना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और ये तो मैं खैर एडवाइस करूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई भी ऐसा हादसा होता है, तो उसको आप एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप ट्रीट एक्सेप्ट करें। करेंगे तो वो उतनी ही जल्दी रिकवर भी होता है। हम्म। देखिए ना, आप कोई भी बीमारी है, जस्ट लाइक अ फिजिकल सिम्टम्स, आपको खुदा ना खास्ता ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, आपको कैंसर हो गया, कोई भी फिजिकल बीमारी है, इवन आपको चोट लग जाती है ना, हाथ पे से कट लग जाता है, आप उसको ट्रीट नहीं करते तो वहाँ फंगस हो जाती है, वहाँ पे एग्जैक्टली वो आपके ऐसे, सारे के सारा हो सकता है, पूरा आ गया आपको दर्द। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सिमिलरली ऐसे। अगर हमारे ब्रेन में कोई ऐसी हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया है, अगर आप उसको उसी वक्त ट्रीट कर देंगे तो वो जल्दी हीलिंग हो जाएगी। और हम्म। अगर आप उसको छोड़ा रहने देंगे तो वो फिर हील तो नहीं होगा, वो तो एक प्रोसेस है कि फिर आप उसको लेके चलते रहें और वो बढ़ता रहे मसला, और फिर इंटरवेंशंस डिफ़िकल्ट हो जाती हैं उस टाइम पे। अभी तक तो हमने उन लोगों की बात की जिन्हें वाकई हेल्प की ज़रूरत थी, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रहे थे, लेकिन मुझे ये बताएं, हम ऐसे भी सेलिब्रिटीज़ देखते हैं कि जिनकी लाइफ में हमें कोई ऐसी टेंशन नज़र नहीं आती, लाइक दीपिका पादुकोण, सुशांत सिंह राजपूत, वो भी 3 साल डिप्रेशन में रहा और उसने उसके बाद सुसाइड कर ली। तो मुझे बताएं कि ये डिप्रेशन की कौन सी फॉर्म है? अच्छा देखिए, ये डिप्रेशन की फॉर्म नहीं, असल में हम वो डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन के पीछे चीज़ें क्या हैं ना, कॉजेज़ क्या हैं। हमारा आम तौर पे ख्याल होता है कि जो लोगों के स्ट्रेसेस हैं, उसमें बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलेटेड इशू है फाइनेंस, यानी आपका जो सोशल स्टेटस है वो अच्छा नहीं है, शायद आपको बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, शायद आपके पास बहुत पैसे नहीं हैं अच्छी लाइफस्टाइल गुजारने के लिए। लेकिन जो इसकी कॉजेज़ हैं वो बियॉन्ड दिस है, इट्स मोर इनर, यानी आपकी अपनी ज़ात के साथ एक है हमारा इंटर रिलेशनशिप ना विद द सोसाइटी एंड सोशल थिंग्स, के आपने सोसाइटी में क्या स्टेटस हासिल कर लिया, आपने सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं एक स्टेटस को कि आपके पास अच्छी गाड़ी है, आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छा घर है, आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो ये हमारी सोसाइटी रिलेटेड है, इंटर रिलेशनशिप्स इनको कहते हैं। वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ इंट्रा रिलेशनशिप, यानी हमारी अपनी ज़ात के साथ क्या कनेक्शन है। अच्छा, कुछ लोग पर्सनैलिटी वाइज वीक होते हैं इमोशनली, दे आर नॉट इमोशनली स्ट्रॉन्ग टू बियर द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। अब ये जो आपने एक्टर की बात की सुशांत सिंह की कि इसने जो है वो सुसाइड कर ली, सुसाइड कर ली। अच्छा ये बेसिकली ऐसे लोग जो हैं दे आर इमोशनली वीक पर्सन्स। देखिए, स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं है, अब उनके पास हर चीज़ थी, लेकिन उनका जो इंटर कनेक्शन है, जो अपनी ज़ात के साथ कनेक्शन था, जिसमें कि ग्रेटिट्यूड होना था, जिसमें कि एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होना था, जिसमें कि एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना, या जो भी उनकी ज़िंदगी में चैलेंज होगा, ऑफ कोर्स सम पीपल सेज कि उनके कोई पर्सनल इश्यूज थे रिलेशनशिप्स के और वो उससे अफेक्टेड थे। सो इसका मतलब है कि आपका अपनी ज़ात से ज़्यादा ताल्लुक जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। बाहर की दुनिया में तो आपको स्ट्रेसेस मिलेंगे, बट व्हाट यू फील इनसाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो लोग जो कि इमोशनली वीक होते हैं वो फिर इस एक्सट्रीम तक जाते हैं, दे कैन नॉट हैंडल दैट सिचुएशन। लेकिन अगेन हम इसमें जाहिर है दे पीपल एग्जिस्ट, वी कैन नॉट ब्लेम एवरीथिंग फॉर टू देम। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके, अगर आप खुद इमोशनली वीक हैं, देखिए अपने आप से ज़्यादा बेहतर किसी को नहीं पता होता। मेरे पास अगर 100 लोग आते हैं ना, तो बिकॉज पीपल कम टू अस एंड दे स्पीक देयर हार्ट आउट, और मैं हमेशा ये एडवाइस भी करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर कमिंग टू मी, सो आई विल एडवाइस यू दैट इकरा, इफ़ यू वांट टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस थेरेपी और काउंसलिंग, यू नीड टू टॉक टू मी एज यू टॉक टू इकरा। I mean, you need to speak your heart out. So when people come to us, they speak their heart out because they think that this is a place where we can talk everything and we cannot be judged. जहाँ हमें जज नहीं किया जाएगा। So अब जब मेरे पास अगर 100 लोग आ रहे हैं ना, तो उनमें से 99% लोगों से अगर मैं 2 क्वेश्चंस करूँ ना कि आप अपनी पॉजिटिव चीज़ें बताएं और 5 अपनी नेगेटिव चीज़ें बताएं, तो इकरा 99 लोग जो है ना वो 5 पॉजिटिव चीज़ें नहीं अपनी बता पाते अपनी पर्सनैलिटी की, लेकिन वो 5 की बजाय 10 मुझे नेगेटिव चीज़ें बता देंगे। सो इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि हम इंटरनली बहुत खौफसदा होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, और सोसाइटी के सामने हम अपना बहुत अच्छा फेस प्रेजेंट करना चाहते हैं। मोस्टली तो ऑल टाइम एक जंग लड़ रहे हैं। Yes, हमारे अंदर का माहौल अंदर का entirely माहौल डिफरेंट है, हमारा एक्सटर्नल एंटायरली डिफरेंट है, तभी हम शायद पीसफुल लाइफ नहीं गुजार पा रहे। सो आपकी जो अंदर की जंग है ना, आप उस वॉर को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे, आपको बाहर की दुनिया में भी पीस नहीं मिलेगा। सो ये लोग इंटरनली फाइट नहीं कर पाते,
अपने अंदर की जो फाइट्स हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच इवन आवर किड्स. हमें अपने बच्चों को सिखाना है. और फिर आज की जो वर्ड है, इसको वुका वर्ड कहते हैं. लेकिन दो तरीके हैं ना दुनिया को देखने के. एक हम सोचते हैं कि दुनिया जो है ना वो इट्स अ लीनियर थिंग, इट्स अ सिस्टमैटिक थिंग, कोई एक निज़ाम है जो चल रहा है. लेकिन जो वुका वर्ड है वो ये कहती है कि इट्स वर्टाइल, इट्स कॉम्प्लेक्स्ड, इट्स एम्बिगुअस. आप इसमें आप अनसर्टेनिटी है एंड यू मस्ट बी रेडी टू फिट इन दिस वर्ल्ड. और जब से ये टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन और ये सब चीज़ें आई हैं और लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हम अभी उस पर भी बात करते हैं. सो उस सारी दुनिया में अपने बच्चों को फिट करने के लिए आपको उन्हें इमोशनल ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है. हम उन्हें एजुकेशन अच्छी देने की कोशिश करते हैं, हम उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए उन्हें खिलाने पिलाने की बहुत कोशिश करते हैं, बट वी डू नॉट टॉक अबाउट देयर इमोशनल वेलबींग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब इमोशनल वेलबींग जैसे बच्चे बाकी चीज़ें देख के सीखते हैं, इस तरह से इमोशनल वेलबींग भी वो अपने पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं. एक और इंटरेस्टिंग बात दिख रहा, ये जो हमारा DNA होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रंग, कद, बाल कैसे होंगे आपके, आपकी ओबेसिटी है, फिजिक कैसी है, सिर्फ ये कन्वर्ट नहीं करता, ये शिफ्ट नहीं करता. ये इवन आर थॉट्स, आर आइडियाज फ्रॉम द पेरेंट्स आल्सो शिफ्ट फ्रॉम अस. सो वो जो इमोशनल स्टेट है आपकी, वो भी हमारे DNA के थ्रू हमें ट्रांसफर हो रही होती है. सो वो तो आपकी बायोलॉजिकल चीज़, बट एन एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम जो आपने अपने बच्चे को देना है वो बहुत ज़रूरी है उन्हें इमोशनली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करने के लिए. तो आज की दुनिया में अगर आप अपने बच्चे को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आप उन्हें एजुकेशन जैसी भी दें. आप देखें हमारे सामने कितनी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को आप देखें तो दे आर नॉट आई मीन अटेंडेड अ स्कूल विच वाज लाइक बहुत हाई फाई स्कूल नहीं था वो, ठीक है, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनकी इमोशनल जो ट्रेनिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग की हुई है. उन्हें सिखाया है कि आपने स्ट्रीट स्मार्ट कैसे होना है, ठीक है. हम स्कूल स्मार्ट की बात करते हैं ना, हम ज़्यादातर जो हमारे ख़ास तौर पे शहरों में रहने वाले पेरेंट्स हैं वो तो यही करें. अब एक गांव में रहने वाला बच्चा, ही इज़ वेरी मच ट्रेन्ड इन नेविगेटिंग हिज लाइफ. उसको पता है कि मैंने कैसे मूव करना है सोसाइटी में. लेकिन हमारा जो शहर का बच्चा है, जो पैम्पर्ड बच्चे जिनको हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं, वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में बच्चे जो हैं दे डू नॉट नो हाउ टू नेविगेट देयर ओन सेल्स. उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं पता. सो जब उन्हें इतनी सी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट दे देते हैं, जैसे अगर हम अपने घरों की बात करें तो हम लोग फिर भी एसी के बगैर अभी 2 घंटे बैठ सकते हैं. क्या हमारे बच्चे बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते. फिर अगर वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते तो फिर आप सोचें कि जो लाइफ की आगे हर्डल्स, चैलेंजेस आएंगे वो कैसे बर्दाश्त करेंगे. वो दिल छोड़ देते हैं. दे बिकम होपलेस सो क्विक. प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको होपफुल रहना सिखाती है. प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको क्रिएटिव रहना सिखाती है. प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको सिखाती है कि आपने कैसे डायरेक्शंस को फॉलो करना है. सो नेविगेटिंग इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन नॉट बी लर्नड अंटिल यू आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग. मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह हम लोग भी मीडिया कम्युनिटी से हैं, हमारी भी सराउंडिंग काफ़ी वास्ट है, हम लोगों को भी एट अ टाइम 10 लोग मिलते हैं, हमारी उनसे कॉन्वर्सेशन होती है. तो दीपिका की अगर बात कर लें, दीपिका पादुकोण, तो ऑब्वियसली उसकी भी एक सराउंडिंग होगी, उसके भी पेरेंट्स हैं, उसके भी कोई सिबलिंग्स हैं, तो उसने भी डिस्कस तो किया होगा, ठीक है, लेकिन उसने भी अपनी लाइफ का एक पीक टाइम जो है वो डिप्रेशन में गुजारा है. तो उसको कोई गाइड करने वाला नहीं मिला या उसने कोई इस तरह की चीज़ें नहीं की? आई डोंट एग्री कि उसको गाइड करने वाला नहीं मिला. उसको डेफिनेटली गाइड करने वाला कोई मिला होगा तो शी इज़ कम आउट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन एंड शी इज़ अगेन इनटू द प्रोफेशन एंड शी इज़ डूइंग बेस्ट. सो देखिए, कोई भी तकलीफ या बीमारी आना हमारे कंट्रोल में नहीं होता. स्ट्रेस आना, डिप्रेशन आना, इट्स नॉट आर इन कंट्रोल, बट टू डील दैट इज समहाउ इन आर कंट्रोल. हमें फौरी तौर पे उसको आइडेंटिफाई करके हमें हेल्प सीख करनी चाहिए. तो दीपिका को स्ट्रेस था या डिप्रेशन था? देखिए, दीपिका खुद ये अनाउंस करती हैं कि वो डिप्रेशन में रही हैं, ठीक है. सो इट मीन्स कि वो डिप्रेशन को फेस कर रही होंगी. और ऑफ कोर्स उन्होंने जब डायग्नोसिस लिया होगा, इट्स बेसिकली अ प्रोफेशनल डायग्नोसिस. जैसे हमने अभी शुरू में बात की कि हम बहुत कॉमन डिप्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल हेल्प के साथ ही डायग्नोसिस करना चाहिए और लेबल भी करना चाहिए ना. देखिए, आप जैसा सोचना शुरू करते हैं ना, आप वैसा महसूस करना शुरू कर देते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसा फिर आप बिहेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है. अब आप बिहेव जैसा करेंगे वैसा ही वापस आएगा ना आपके पास. यानी अगर आप
गुस्से से बात करती हैं किसी के साथ, तो कोई आपसे प्यार से बात तो नहीं करेगा, ठीक है। बिल्कुल। अब वो जो आपका हर वक्त गुस्से में रहना है, वो आपकी लाइफ की सक्सेस को कम कर देता है। सो इसका मतलब ये है कि उन्होंने यकीनन, अगर वो खुद से ये बताती हैं और इतना कहती हैं, तो शी मस्ट बी इन अ डिप्रेशन फेज, और उन्होंने उसको डील किया होगा। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊं, अक्सर हमारे यहाँ एक ये भी मिथ है कि जो लोग डिप्रेशन या स्ट्रेस में चले जाते हैं, वो कभी उनका इलाज नहीं हो पाता, वो कहीं ठीक ना है, कहीं दोबारा वो ट्रिगर जरूर वो करता करता है। अच्छा, वो ट्रिगर हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ जो हमारी रिसर्चेस हैं और जो हमारी प्रैक्टिस है, मोर देन 90% जो स्ट्रेसेस हैं, दे आर रिकवर्ड विद द हेल्प ऑफ साइकोथेरेपी। और जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन के पेशेंट्स की भी 70 to 80%, अगर वो राइट मेडिकेशन लेते हैं और राइट साइकोथेरेपी लेते हैं, तो वो उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल है, एंड दे कम बैक एंड दे आर लिविंग वेरी सक्सेसफुल लाइफ्स, जैसे कि आप दीपिका की मिसाल भी दे रही हैं। सो हमने 2 मिसालें डिस्कस कर ली ना, कि एक वो लोग जो कि अपनी ज़िंदगी किसी ना किसी लेवल पे हार बैठते हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत पर अगर बात करें, तो उनको भी कहते हैं बहुत जो है ना, एंड ऑफ द टाइम बहुत स्वेयर डिप्रेशन था और उन्होंने भी सुसाइड जो है वो कर ली, तो उनके व्हाट बारे अ में। पर्सन ही वाज, एन एक्सेप्शनल पर्सन। आप देखिए उनकी कितनी एक्सेप्शनल, उनकी जो थी वो लर्निंग्स थी और उनकी एक्सेप्शनल प्रेजेंटेशन थी। कोई आम इंसान जो है वो जिस तरह से उनके पास डिफरेंट तरह के अल्लाह ताला ने उनको स्किल्स दी हुई थी, वो करते थे। उनको फिर उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो घंटों घंटों भी बगैर रेस्ट किए भी काम कर लेते थे और और मल्टी इतना टैलेंटेड थे। इतना ईमान भी स्ट्रांग था, इतना ईमान भी कुरान का स्ट्रांग था, नॉलेज था। मेरा ये बिल्कुल, मानना है, अपना बजाते खुद मेरा बिल्कुल, ये मानना है कि जिस इंसान का ईमान स्ट्रांग होता है ना, उससे डिप्रेशन काफी दूर रहता है। बिल्कुल, यू आर वेरी ठीक है, राइट, वेरी तो राइट। आमिर लियाकत को देख के ऐसी वाइब आई कि उसके पास तो इतना नॉलेज, इल्म का ज़ख़ीरा उनके पास था, ठीक है, और फिर उनका एंड जो है वो ऐसे होना, समझ में नहीं आती बात। देखिए, नॉलेज इज़ अ डिफरेंट थिंग। नॉलेज क्या है? दैट इज़ इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव। हुँ, और जो मैंने एक बात की कि आपका इंटर रिलेशनशिप, दैट इज़ एंटायरली अ डिफरेंट थिंग देन हैविंग नॉलेज। हुँ, यानी हो सकता है हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन होने का आपके पास डिग्री है, ठीक है? इस तरह ही है ना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन आप उसको प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? हुँ, अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि एक लेवल डिप्रेशन की फ़ेज़ में ऐसा आता है कि जब आपके लिए रिलीजन कोई मायने नहीं रखता, आपके अपने क्लोज़ रिलेशनशिप्स कोई मायने नहीं रखते, यानी व्हेन यू रीच एट दैट लेवल ऑफ डिप्रेशन एंड इट एक्चुअली हैपेंस, ऐसा लोग महसूस करते हैं। हमें आपको नज़र आता है कि ये शायद ये फेक, ये क्या, ऐसी क्या बात होगी कि यार इस पे मज़हब भी असर नहीं कर रहा, इस पे इसके माँ-बाप की बात असर नहीं कर रही, इसकी औलाद इसके सामने रो रही है, इसको समझ नहीं आ हुँ, रही है। ठीक है, बट द पर्सन इज़ एक्चुअली इन द फेज़, उसकी फीलिंग है, उसकी कंडीशन है जो कि उससे बाहर नहीं आ पा रहा, वो उस एक बबल के अंदर फिक्स हो गया है। हुँ, सो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि जो उसके क्लोज़्ड वन है ना, वो उसका वो बबल ब्रेक करें किसी भी तरह से। हुँ, और अगर आप इतने तन्हा हो जाते हैं, जैसे आमिर लियाकत, ठीक है, अब एक आइसोलेशन ये है कि आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लेकिन आप आप फ़ील अंदर अकेला तन्हाई कर रहे हैं। महसूस कर हुँ, रहे हैं, ठीक है? सो जो अंदर की तन्हाई है ना, दिस इज़ मोस्ट डेंजरस। हुँ, आइसोलेशन तो वैसे भी, यानी अगर आप लोगों से भी आइसोलेट हो जाते हैं, तो वो आपको आपका क्योंकि इंसान को बनाया ही सोशल बीइंग है ना, आप अकेले रह ही नहीं सकते। सो व्हेन यू आर फीलिंग इंटरनली आइसोलेटेड, तो दिस थिंग कैन हैपन। सो दिस इज़ अ हुँ, वर्स्ट सिचुएशन। इसमें मैं समझती हूँ, वो जैसे मैंने आपसे कहा ना, हमारा इकोसिस्टम भी बड़ा मैटर करता है। यानी एक बंदा ऑलरेडी इस सिचुएशन में है, फिर हमारा मीडिया, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक फेमस एग्ज़ैक्टली, पर्सनैलिटी थे, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। अब आपको आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि लोग इस सिचुएशन में आपका साथ दें, हुँ, लेकिन इट्स वेरी कॉमन इकरा। हमने ये देखा है, हमारे केसेस जितने भी हमारे पास आते हैं, उसमें लोगों के डिप्रेशन होते क्यों हैं ज़्यादा? सिर्फ़ इस वजह से कि उनके जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं, वो फैमिली समझ मेंबर्स नहीं नहीं पा इवन रहे समझ होते। पा रहे हो, तो वो भी कह रहे हैं ड्रामे कर रही है वो क्या कहते हैं ये। कि यार ये क्या बात है? ये तो कोई ऐसा मसला ही नहीं था, इसको इतना समझाया, ये समझ ही नहीं रहा, ये तो बात ही नहीं मान रहा, ये अच्छा खासा इसकी उम्र है, अच्छा खासा पढ़ा-लिखा है, इसके पास क्या नहीं है, ये क्या सिचुएशन होगी? ये तो कुछ होता ही नहीं है, ये डिप्रेशन कुछ नहीं है। बट इट एग्ज़िस्ट्स, इट्स द फीलिंग ऑफ द पर्सन दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग टू हिम। हुँ, एक और बड़ी अहम बात, ये असल में हमारी परसेप्शन बन जाती है ना, सो परसेप्शन इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। हुँ, अब इस डिप्रेशन और स्ट्रेस में ये होता है कि हमने एक दिमाग में परसेप्शन बिल्ड कर ली होती है और हम हकीकत से बहुत दूर हो चुके होते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है कि परसेप्शन की जो इमेजिनेशन है, या इमेजिनेशन जिसको आप कहते हैं सिंपली, अगर वो आप
ये समझ लें कि वो 1 घंटे की इमेजिनेशन जो है वो रियलिटी की 70 घंटों की इमेजिनेशन से ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है? यानी आप कुछ भी परसीव करके, कुछ भी परसेप्शन उसकी बिल्ड करके किसी भी चीज़ की, एक्चुअली इट्स अ परसेप्शन ना, कि जैसे हमने सोच लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये हमने अपने लिए एक परसेप्शन बिल्ड कर ली है। अब हम रियलिटी देख ही नहीं रहे कि यार मैं तो पढ़ा लिखा भी हूँ। अक्सर हमारे ये जो नौजवान बेरोज़गार हैं और वो उसका स्ट्रेस लिए रखते हैं, वो यही उन्हें ख़्याल आता है ना कि हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो हमने ये कोशिश भी करके देख ली, वो भी करके देख ली। बट दे आर नॉट लुकिंग फॉर द रियलिटी। जब आप रियलिटी को नहीं देखते, तो रियलिटी में मौजूद अपॉर्च्युनिटीज़ भी आपको नज़र नहीं आती। नहीं आती। क्योंकि आपने फिर क्या कर लिया, एक टनल विज़न बना लिए। यानी आप एक टनल में दाखिल हो गए। जैसे एक क्या कहते हैं उसको, सुरंग कहते हैं ना, तो सुरंग में आप यहाँ से दाखिल हुए और आगे आपने दूसरे सिरे से निकलना है। आपके बाहर की दुनिया क्या है वो आपको बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। सो इट्स जस्ट हैपनिंग लाइक दैट इन द, एक कहावत फॉर्म में ये भी कहते हैं कि कुएं के मेंढक को सिर्फ उसने कुएं की लाइफ ही देखी है, उसने बाहर जाके देखा ही नहीं। उसने नहीं देखा कि बाहर उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज थी। तो अगर इसको हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गए तो हम एक फूल की डिमांड कर रहे होते हैं, अल्लाह ने बाग रखा होता है, लेकिन हम सोचते हैं। तो ये जो हमारी परसेप्शन, हम इस तरह से, डिप्रेशन इज जस्ट लाइक अ टनल, कि आप उस टनल में दाखिल हो गए हैं और आप समझ रहे हैं कि बस अब दूसरा कोई रास्ता मुझे नज़र आएगा तो मैं इससे बाहर निकलूंगा, जब तक मुझे रोशनी नज़र नहीं आए। लेकिन वो इस तरह नहीं हो सकता ना। सो आपको आप समझ लीजिए वो बबल है या वो टनल है, तो आपको उस इंसान को उस टनल में से बाहर लाना है। सो व्हाट वी थेरेपिस्ट डू, वी एक्चुअली वर्क ऑन देयर परसेप्शंस। हम उनकी परसेप्शंस पे काम करते हैं। सो ये जो हम उनकी ट्रीटमेंट पे भी अगर बात कर लें, सो डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट है, दैट इज़ देयर आर 2 डिफरेंट वेज। वन इज़ मेडिकेशन, बल्कि अब तो तीसरी भी आ चुकी है, ब्रेन स्टिमुलेशन उसे कहते हैं। सो वन इज़ मेडिकेशन, जिसमें कि साइकेट्रिस्ट कैन हेल्प विद देम। एट अ टाइम आपको साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों चाहिए होते हैं? बोथ, दे बोथ वर्क। अगर आप ये कहें कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेडिकेशन पे आप रिलाई करें और आप साइकोथेरेपी ना लें, तो इट डजंट वर्क। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि इन फ्यू केसेस ओनली साइकोथेरेपी कैन हेल्प, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अफाफ, डोंट यू थिंक कि साइकेट्रिस्ट जो मेडिकेशन हमें देते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हुए हैं जो जाते हैं डिफरेंट साइकेट्रिस्ट के पास, वो आपको मेडिसिन दे देते हैं, उससे क्या होता है, आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है? तो मुझे ऐसी वाइब आती है कि वो आपको नम कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, कि बस आप सो जाएं। जितना आप सोएंगे उतने आप रिलैक्स रहेंगे। लेकिन जैसे ही उनका वो नींद का खुमार ख़त्म होता है, जैसे ही उनका मेडिसिन का असर ख़त्म होता है, वो दोबारा से उन्हीं एक्ट्स पे होते हैं। मैंने एक ऐसा पेशेंट देखा है, 6 मंथ्स उसने मेडिकेशन की है, ठीक है? लेकिन मेडिकेशन जैसे ही आफ्टर 6 मंथ्स उसने छोड़ी, विद इन अ मंथ वो दोबारा उसी स्टेट ऑफ सिचुएशन माइंड में में आ था। गया। जी, मैं इसको आपको बताती हूँ। असल में हम मेडिकेशन देते क्यों हैं? वैसे तो आई एम नॉट अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, बट ऑफ कोर्स आई कैन लिटिल हैव नॉलेज अबाउट इट, तो मैं वो शेयर कर देती हूँ कि व्हाई वी प्रिस्क्राइब मेडिसिन फॉर दिस। 2 मेजर रीजंस हो सकती हैं। एक तो आपका एनवायरनमेंट है जो आपका ट्रिगर करता है स्ट्रेस और आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, और एक है आपकी बायोलॉजी। यानी विद इन योर ब्रेन केमिकल्स, अगर आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स की एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है, तो वो मेडिकेशन बेसिकली आपको इस पर्पस के लिए दी जाती है कि वो आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर का पाथवे है उसको नॉर्मल कर सके, और वो केमिकल्स जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस कर दे। हमारी जो इमोशंस और फीलिंग्स हैं ना, उसमें 3 हार्मोन्स बहुत कॉमनली वर्क कर रहे होते हैं। सेरोटोनिन होता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल होता है। अब सेरोटोनिन और डोपामाइन, दीज आर बेसिकली, जिसको आप हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है? अब इनका इम्बैलेंस हो जाता है। अब उसको बैलेंस करने के लिए ये मेडिकेशन की जाती है, और जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल लेवल, उसको कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। अब ये मेडिसिन्स तो आपके सिर्फ और सिर्फ आपका जो बॉडी का पार्ट है, जिसको आप हार्डवेयर कह सकते हैं, उसके लिए इफेक्टिव है। बट वेयर इज योर थॉट प्रोसेस? उसके लिए तो आपको थॉट्स ही को रिवर्स करना पड़ेगा ना, उसी पे काम करना पड़ेगा। सो होता क्या है कि जब पेशेंट सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन पे होते हैं एंड दे आर नॉट वर्किंग ऑन देयर थॉट प्रोसेस और देयर कॉग्निशन, सो दे फील लाइक इन दैट सिचुएशन वो वक्ती तौर पे रिलैक्सेशंस तो उनको देती हैं, लेकिन वो अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने में कामयाब नहीं होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मेडिकेशन जो है, वैसे तो जो हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं, दे इफ़ दे सी कि किसी को ज़रूरत है तो वो उसकी तरफ प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि ज़रा सा कोई मसला हुआ, स्ट्रेस हुआ, वही जैसे बात है कि हम स्ट्रेस में होते हैं, हम बाज़ डिप्रेशन में नहीं होते, और हम बगैर एडवाइस किए हुए, यानी मेरे पास इवन पेशेंट्स आते हैं ना, तो उन्होंने एक साथ
मतलब बाज़ को तो प्रिस्क्रिप्शन होती है और बाज़ को वैसे ही मैं उनसे पूछूंगी कि आपने मेडिसिन को, हाँ जी हमने ली थी, वो फ़लाँ दोस्त ने कहा तो हमने फ़लाँ मेडिसिन लेनी शुरू कर दी, मैंने नींद की बस आधी गोली लेती हूँ मैं और उससे ज़्यादा नहीं लेती हूँ, ठीक है, बग़ैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, सिर्फ फ्रेंड की एडवाइस पे या कुछ इंटरनेट से देख लिया और पढ़ लिया और वो मेडिकेशन लेनी शुरू कर दी। सो एक तो ये चीज़ है कि आप इस तरफ बिल्कुल ना जाएं, अगर आपको लगता है तो आप फिर प्रॉपर कंसल्ट करें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप मेडिकेशन के साथ साइकोथेरेपी पे जाते हैं तो साइकोथेरेपी इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव, इट्स रिसर्च बेस्ड, कि आपके जितने भी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या इश्यूज हैं या जिनको आप प्रॉब्लम्स कहते हैं, दे कैन बी सॉर्टेड थ्रू साइकोथेरेपी। और साइकोथेरेपी के भी कोई 500 डिफरेंट वेज जो हैं वो अभी तक दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको आप CBT कहते हैं। अब CBT जो है उसके भी हम जो नॉर्मली सेशंस रिकमेंड करते हैं वो 5 to 12 सेशंस होते हैं। बट लेटेस्ट थिंग विच इज़ डिज़ाइंड इज़ ब्रीफ साइकोथेरेपी, जिसमें कि 1 से 3 या 5 सेशंस, असल में डिपेंड करता है ना जो पेशेंट होता है उसकी कंडीशन पे कि उसके इश्यूज़ क्या हैं। तो बाज़ औक़ात 1 सेशन से 5 सेशन, जिसको ब्रीफ साइकोथेरेपी कहते हैं, उसमें भी उसका प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जो कि सीवियर या सीरियस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, जैसे कि बायपोलर हो गया, OCD हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, इनको कॉन्टिन्यूस थेरेपीज़ चाहिए होती हैं, साइकोथेरेपी चाहिए होती है। मेडिसिन भी एट सम स्टेज चाहिए होती है और फिर आपको साइकोथेरेपी चाहिए होती है। सो जो लोग इसकी ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, दे गेट फिट इनटू द लाइफ। आप ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, लेकिन ज़िंदगी गुजारनी कैसे है वो बहुत ज़रूरी है। और आप अपने लिए नहीं तो अपने इर्द गिर्द जुड़े हुए लोगों से, उनके लिए एटलीस्ट, बिकॉज इट्स नॉट ओनली यू, it's because of your whole family. Exactly. I hope कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी मदद मिली होगी कि आपने अपना डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस कैसे डील करना है। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।